डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 12 के पार्ट 3 के अध्याय 5 संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम भारतीय संविधान के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान के बनने में कितना समय लगा था, कितनी चीज़ें हुई थी, संविधान में किस तरीके के तत्वों का समावेश किया गया है, ठीक है, और बाकी देशों से किस प्रकार से हमारा संविधान प्रेरित है, हमारे संविधान की किस तरीके की विशेषताएं हैं, यह बाकी देशों से क्यों अलग है, इन सब चीज़ों के बारे में और संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। देखिए, जो ये चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा से इससे क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में मिलते ही रहेंगे। ये एक ऐसा बैकग्राउंड है जो आपको, और ये पॉलिटी और हिस्ट्री, ये दोनों का एक कॉमन चैप्टर है। ये आप पॉलिटी में भी पढ़ेंगे। जब आप पॉलिटी के बारे में पढ़ना शुरू करते तो आप पॉलिटी की संविधान के निर्माण के बारे में जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी रहेगा, और इतिहास में भी आपको ये एक तरीके से जो कहा जाता है ना, जिस तरीके से भारत ने जब अपनी पूरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, किस लिए, अपने आप को स्वतंत्र और गणतंत्र बनाने के लिए, तो यह इतिहास, भारतीय इतिहास के, आधुनिक इतिहास का आखिरी पहलू है, आखिरी चीज़ें हैं जिसमें संविधान के निर्माण के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। संविधान के निर्माण के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों में इम्पॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें प्री और मेंस में भी मिल जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप में कितनी सूचियां बनाई गई हैं? 3 सूचियां, 4 सूचियां, 2 सूचियां या 5 सूचियां? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पे बताऊंगी। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, और अभी तक का सबसे बड़ा संविधान है, बहुत विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान को 9 दिसंबर 1946 से 28 दिसंबर 1949 के बीच में सूत्रबद्ध किया गया है। संविधान सभा में लगभग 11 सत्र हुए थे, जिसमें 165 दिनों में बैठक की गई थी, और भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन बने हैं। मतलब एक तरीके से मान सकते हैं कि 3 साल में कुछ साल ही कम था, और इसे बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। और हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में भारतीय शासन व्यवस्था, राज्य और केंद्र के शासन के बीच में संबंध, राज्यों के मुख्य अंगों के कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे भारत में नागरिकता के बारे में, मताधिकार के बारे में, न्यायपालिका और किस तरीके की शासन प्रणाली थी, उस सभी के बारे में हमें भारतीय शासन में मिलता है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व जैसी चीज़ों का भी समावेश हम अपने भारतीय संविधान में देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण देश के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से था, और इसके निर्माण में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े बड़े नेताओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। फिर हम देखते हैं उथल पुथल का दौर जो चल रहा था। मतलब भारतीय संविधान एक कोई ऐसी तत्कालीन, मतलब एक होता है ना, तुरंत होने वाली चीज़ नहीं थी। ये बहुत लंबा टाइम था, बहुत लंबा टाइम लगा था इस चीज़ को शुरू होने में, और काफ़ी टाइम से, जब ब्रिटिशर्स के समय से ही संविधान बनाने की मांग या संविधान की प्रक्रिया के बारे में शुरू हो गई थी चीज़ें। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये तुरंत बना या जैसे ही भारत आज़ाद हुआ वैसे ही हो गया। नहीं, ये जो प्रक्रिया थी ये उससे पहले से भी चल रही थी। यह जो संविधान था ये 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, लेकिन वही जो मैंने आपको बताया, इसलिए काफ़ी सालों से इसमें काफ़ी टाइम लग चुका था। भारत के लोगों के स्मृति में भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज का प्रयास, 1946 में हुए रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह और देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन की आशा के प्रतीक तो थे ही। वहीं उसी समय जब हमारे, जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया है, पिछले चैप्टर में, हिंदू मुसलमान के बीच में जो दंगा हुआ था और जो देश भर का बंटवारा हुआ था, उससे लोग काफ़ी हताश और दुखी भी थे। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों में मरहम लगाने का कार्य किया है। इसके साथ साथ विभिन्न समुदायों, जाति और समुदायों के लोगों को अपने भारत में शामिल होने का और राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने का भी मदद किया है। हम देखते हैं जब संविधान की मांग क्यों उठी थी, मतलब किस तरीके से, कब से संविधान की मांग उठनी शुरू हुई है। महात्मा गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान इसमें सबसे बड़ी मांग की थी, और भारत का राजनीतिक भाग्य स्वयं, ये कहा था कि भारत का राजनीतिक भाग्य स्वयं भारतीय द्वारा ही तय होना चाहिए। इसके अलावा कानूनी आयोगों और गोलमेज सम्मेलनों की असफलता के बाद भारत की
आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 लाया गया। जो गवर्नमेंट भारत का जो ये एक्ट है ना 1935, इससे हमारा संविधान बहुत हद तक प्रेरित है और बहुत सारी चीज़ें उस एक्ट से हमारे संविधान में ली गई हैं। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने 1935 में यह मांग की कि भारत का संविधान बगैर किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनना चाहिए। मतलब उनका ये मानना था कि किसी भी तरीके का हम किसी से प्रेरणा ले सकते हैं, किसी की चीज़ों से सीख सकते हैं, लेकिन हमें अपने संविधान बनाने में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। ठीक है, और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने और उसके बाद 1939 में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत को अपनी संविधान सभा के रूप में स्पष्ट मांग वहाँ पे रखी थी ब्रिटिशर्स के सामने, और उन्होंने कहा था कि उन्हें एक अपनी संविधान सभा की एक ज़रूरत है जो भारत के संविधान को बनाने में एक सफल कार्य कर सके। फिर हम देखते हैं संविधान सभा के गठन के बारे में। संविधान सभा का गठन कब हुआ? जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के आधार पर 1946 में हुआ था। इसमें संविधान सभा में कुल चुने गए सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत के और 93 लोग जो देसी रियासतों से चुने गए थे। सभी राज्यों और देसी रियासतों के बीच में जो सीटें थी वह अनुपात में बांटी गई हुई थी, जिसमें से प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा के लिए एक सदस्य प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता था। और इनके लिए मतलब इनमें आवंटन किस तरीके से था हम देखेंगे। जब 296 जो सदस्य थे उनके बीच में कैसे आवंटन था। सामान्य वर्ग के 213 लोग थे, मुस्लिम वर्ग के 79 और सिख के 4 लोग थे। संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव था वह सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि प्रांतीय विधायकों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। संविधान सभा में कांग्रेस अधिकतर प्रभावशाली ही थी, लेकिन हमने ये देखेंगे कि प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जीत भी प्राप्त की थी और मुस्लिम लीग को केवल मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ही सीट्स मिली थी। कांग्रेस के कई सदस्य इस बात को लेकर एकमत भी नहीं थे। बहुत जगह हम ये देखेंगे कि संविधान सभा में जब बनते समय ऐसा नहीं था कि बहुत स्मूथ जर्नी थी। बहुत जगह हमें यहाँ पे देखेंगे कि बहुत निर्णायक मुद्दों पे इनके मत विभेद होते हैं। कई कांग्रेसवादी समाजवादी से प्रेरित थे और कई जमींदारों के हितायक थे, और कुछ लोग सांप्रदायिकता जैसे जिस तरीके से फैल रही थी उसके करीबी पहुंच चुके थे, और कुछ लोग धर्मनिरपेक्ष थे। मतलब एक तरीके की विचारधारा नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वहां पे सिर्फ लोगों एक तरीके की सोच वाले लोग थे, कई तरीके की सोच के लोग थे। इसलिए संविधान को जो बनने में आप हमारे संविधान को जो पढ़ेंगे ना अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि उसमें हर पक्ष के हर चीज़ को बहुत पहलू से उठाया गया है। ठीक है, और हर जगह आपको कुछ ना कुछ लोगों का टच मिलेगा, कुछ तरीके से ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं वहाँ पे जो हमें ये दिखाएगी कि उसमें कई लोगों के बीच में कई मतभेद हो रहे हैं। संविधान सभाएं में चर्चाएं किस तरीके से हुई थी? संविधान सभाएं में जो चर्चाएं होती थी वह जनमत से प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलील अखबारों में छापी जाती थी और उन तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। सामूहिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। कई भाषा अल्पसंख्यक आदि लोग अपनी मातृभाषा की रक्षा करने के लिए भी मांग करते थे। और संविधान सभा के मुख्य नेता कौन थे या मुख्य आवाज़ों के रूप में हम जिन्हें कहेंगे कि संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे, जिसमें 6 सदस्य की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद यह कांग्रेस के सदस्य थे। इसके अलावा विधिवेता यानी कि जो वकील लोग थे वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर, के एल मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। संविधान सभा में 2 प्रशासनिक अधिकारी भी थे, जिसमें से बी एन राव ये भारत के संवैधानिक सलाहकार थे और दूसरे अधिकारी एस एन मुखर्जी थे। ये कौन थे? ये मुख्य योजनागर इनकी ये जो लोग थे ये मुख्य योजनाकार थे। कौन? जो एस एन मुखर्जी थे, उनके बारे में मैं आपको बताया। फिर हम देखते हैं कि संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं संविधान सभा का जो इतिहास था उसमें इसकी जो पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने उस समय इसका बहिष्कार किया था। संविधान सभा को सभा का स्थायी जो अध्यक्ष था उन्हें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके अलावा हम देखेंगे कि जब दूसरी बैठक हुई थी तब राजेंद्र प्रसाद को सभा के स्थायी सदस्य चुना गया था। इसमें जिस तरीके की चीज़ें थी, जिस तरीके की चीज़ें बनी थी, उस समय अंतरिम सरकार के जो प्रमुख थे उनको जवाहरलाल नेहरू को रूप में प्रस्तावित किया गया था।
और हम ये देखते हैं उद्देश्य और प्रस्ताव के बारे में। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें संविधान की प्रस्तावना किस तरीके की लिखी हुई है, किस तरीके की चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। इसमें भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था और नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था। और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र एवं दमित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अच्छे से रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। और उन्होंने लोकतंत्र के रूपरेखा के बीच में होने वाली चर्चा से यह भी कहा गया कि इसमें आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए हुए नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो संविधान सभा के स्रोत थे, आप ये देख सकते हैं, 1900, जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय शासन अधिनियम 1935, उसके अलावा ये जो जितने भी देश हैं ये सभी भारत के संविधान के स्रोत बने थे। इन्होंने कई जगह से, भारत ने कई चीज़ों से, कई देशों से, राष्ट्रों से उनके नियमों का, उनके विचारधाराओं का अपने में समावेश किया है और उनको अपने देश के अकॉर्डिंग, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग माना है। ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि इस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भी प्रस्ताव पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे रंग की पट्टियों वाला तिरंगा होगा। ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल जो उस समय थे वह मुख्य रूप से पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। क्या कार्य कर रहे थे? देखिए, हमारे उस समय जो हमारा देश था वह रियासतों में बटा हुआ था, तो उनकी विचारधारा के बीच में उनके साथ समझौता करने की बात है, उनको भारत के संग में मिलाने का जो काम था वो वल्लभ भाई पटेल की तरफ से किया गया था। कांग्रेस में इस त्रिगुट के अलावा जो अन्य लोग थे उसमें भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और ये महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। ब्रिटिश शासन के दौरान में अंबेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे, लेकिन स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी जी की सलाह पे उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। इसके अलावा 2 और वकील थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, KM मुंशी और मद्रास के अल्लादी कृष्ण स्वामी। ठीक है। अंबेडकर जी के पास संविधान के प्रारूप की पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। इस काम को लगभग 3 वर्ष लगे और इस चर्चाओं के दौरान लगभग कई बार ये जो चीज़ें थी वह प्रेरित हुई थी। ठीक है। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि संविधान सभा में कम्युनिस्ट जो सदस्य थे, सोमनाथ लाहिड़ी, उनकी चीज़ों का भी हमें वहाँ पे प्रयास दिखता है। उनका कहना था कि भारत की जो चीज़ें थी या ब्रिटिश साम्राज्यवाद था वह अभी भी भारत में, उसकी परछाई अभी भी भारत में दिखती है। ठीक है। फिर हम देखते हैं पृथक निर्वाचन की जो समस्या उस समय बहुत ज़्यादा उभर के आई थी और जो ये चीज़ थी ये अभी से नहीं शुरू हुई थी। ठीक है। जैसा कि हम सभी को पता है कि पृथक निर्वाचन की जो समस्या थी वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद से ही वहाँ के लोगों, उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ जिस तरीके का व्यवहार किया था उस समय हमें ये देखने को मिलती है और उसी समय से ये चीज़ें भारत में आ गई थी। तो जब पृथक निर्वाचन की जब बात भारत के संविधान में जब आई थी तब 27 अगस्त 1947 में यह चीज़ मद्रास के बी पोकर बहादुर ने इसके पक्ष में प्रभावशाली भाषण दिया था। उनका मानना था कि यह होना चाहिए, वह इसके पक्ष में थे। ठीक है। संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका पे बहुत बहस हुई थी और उन्होंने जैसे मैंने आपको बताया है कि बी पोकर ने इसका पक्ष लिया, लेकिन जो अन्य राष्ट्रवादी नेता थे जैसे RV धुलेकर, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, बेगम एजाज रसूल आदि लोगों ने इसको बहुत कड़ा विरोध किया और देश के लिए इसको घातक बताया था। सरदार पटेल ने ये तक कहा कि यह एक ऐसा जहर है जिससे हम पूरे देश की राजनीति में समा चुका है और अगर हम देश की शांति चाहते हैं तो इस चीज़ को हमें फ़ौरन का फ़ौरन छोड़ना होगा। इसके अलावा GV पंत ने भी ये कहा था कि ये बहुत खतरनाक है और बहुसंख्यक समुदाय का ये दायित्व है कि वे अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझें और उनके आकांक्षाओं के साथ सहानुभूति रखें। लेकिन इस तरीके की चीज़ों के लोग खिलाफ थे, हमेशा से उनका ऐसा मानना था। अलग अलग मतदाताओं के खिलाफ ये सभी तर्क राष्ट्र की एकता पर आधारित है, जहां प्रत्येक व्यक्ति एक राज्य का नागरिक होता है और प्रत्येक समूह को राष्ट्र के भीतर आत्मसात होना पड़ता है।
फिर हम देखेंगे कि संविधान नागरिकता और अधिकार तो देता था और बदले में नागरिकों को राज्य के प्रति अपनी वफादारी भी पेश करनी होती थी। 1949 तक संविधान सभा के अधिकांश मुस्लिम सदस्यों को अलग अलग मतदाताओं के खिलाफ सहमति दी गई और उसे हटा दिया गया। मुसलमानों को यह सुनिश्चित करने के लिए लोकतंत्र प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता थी कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था में निर्णायक आवाज हो। फिर हम देखते हैं आदिवासी और उनके अधिकारों के बारे में, किस तरीके से ये चीज़ें थी। आदिवासी जयपाल सिंह, एक आदिवासी ने इतिहास के माध्यम से आदिवासियों के साथ हो रहे शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव के बारे में विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि जनजातियों की रक्षा करने और प्रावधान के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें सामान्य आबादी के स्तर पर आने में मदद करें। जयपाल सिंह का कहना था कि उन्हें मुख्य धारा में एकीकृत करने के लिए शारीरिक और भावात्मक दोनों दूरी को तोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने विधायिका में सीट के आरक्षण पर जोर दिया क्योंकि उनकी यह मांग थी कि मांगों को आवाज देने में मदद करते हैं और लोग इसे सुनने के लिए मजबूर होंगे। मतलब उन्होंने आदिवासियों के आरक्षण पर जोर दिया था। फिर हम देखते हैं कि हमारे देश में दलित वर्गों के लिए संविधान में किस तरीके का प्रावधान किया गया है। दलित वर्ग हमारे देश की 20 से 25% तक की आबादी बनाते हैं, इसलिए वे अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन उन्हें लगातार हाशिए का सामना करना पड़ा है। लेकिन उनका जिस तरीके का व्यवहार किया जाता था ना, वह बहुत ही भयानक होता था। दलित वर्ग के सदस्यों को व्यवस्थित रूप से हाशिए पर जाने का सामना करना पड़ा है। सार्वजनिक स्थलों तक वह नहीं पहुंच पाए। उनके साथ सामाजिक और नैतिक आदेशों के माध्यम से उन्हें दबा दिया जाता था। उन तक कोई शिक्षा नहीं पहुंच पाई और प्रशासन में भी उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। दलित वर्गीयों के सदस्यों ने अस्पृश्यता की समस्या पर जोर दिया, जिसे सुरक्षा और संरक्षण के माध्यम से ही हल नहीं किया जा सकता था। इसे पूरी तरीके से दूर करने के लिए इन लोगों को मुख्य धारा में शामिल करना बहुत ज़रूरी था और इससे हमारे समाज के व्यवहार में भी बदलाव आता। संविधान सभा ने एक प्रावधान किया कि अस्पृश्यता को समाप्त किया। हिंदू मंदिरों को सभी जातियों और विधायिका में सीटों के लिए खोल दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ सरकारी कार्यालयों में नौकरियां निम्न जातियों के लिए आरक्षित की गई। कई लोगों ने यह भी माना कि इस तरीके से हम लोगों के बीच में जो दृष्टिकोण है या इस तरीके का जो भेदभाव है उसके बारे में हम बदल सकते हैं और उन लोगों को एक सामान्य वर्ग के हम बराबर का ला सकते हैं। फिर हम देखते हैं राजकीय शक्तियों के बारे में। केंद्र और राज्य के स्तर पे सरकार के विभाजन के मुद्दे पे बहुत तीव्र बहस हुई थी। संविधान सभा ने 3 सूचियां प्रदान की थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची पे केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बना सकती थी और इसके साथ समवर्ती सूची होती थी, इसमें राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों ही कानून बना सकती थी। लेकिन अगर 2 जगह कानून बनते हैं तो जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून था वही माना जाता है। ठीक है, अधिक जो मध्य जो केंद्रीय सरकार में जो चीज़ें जो सूचीबद्ध है उनमें से कैसे, जैसे अंतर्राज्यीय नदियाँ, रेलवे, रक्षा, परमाणु ऊर्जा की आदि जो चीज़ें हैं, यह केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाती है ताकि वह शांति सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के मामले में समन्वय स्थापित कर सके और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूरे देश के लिए बात कर सके। लेकिन कहीं कहीं हम यह भी देखते हैं कि राज्य द्वारा भूमि और संपत्ति कर, बिक्री कर और बोतलबंद शराब पर कर लगा के राज्य अपने दल से वसूलते हैं और अपना प्रॉफिट भी देखते हैं। केंद्र और राज्य की शक्तियों पे संथानम का जो दृष्टिकोण था, संथानम ने कहा था कि राज्य को मजबूत बनाने के लिए न केवल राज्य बल्कि केंद्र को भी सत्ता में लाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा अगर केंद्र जिम्मेदारी से आगे बढ़ता है तो यह ठीक से काम नहीं कर सकता, इसलिए ज़रूरी है कि कुछ शक्तियाँ राज्य को भी हस्तांतरित की जाए और उनके अनुसार राज्यों को उचित वित्तीय प्रावधान किए जाने चाहिए ताकि वह स्वतंत्र रूप से काम कर सके और हर कार्य के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए वो ज़रूरी नहीं है कि केंद्र पर निर्भर रहें। यदि उन्हें सही चीज़ों से बंटवारा नहीं किया या चीज़ों के केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है अगर वो सही से नहीं हुआ तो कोई भी प्रांत केंद्र के खिलाफ विद्रोह कर सकता है और अगर वह विद्रोह ज़्यादा खतरनाक हुआ तो केंद्र टूट जाएगा और यह चीज़ें संविधान में बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है और देश की एकता के लिए भी खतरनाक है। फिर हम देखते हैं मजबूत सरकार की आवश्यकता, किस तरीके से यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। विभाजन की घटनाओं से मजबूत सरकार की जो आवश्यकता थी उसको बहुत ज़रूरत थी।
कई नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर ने मजबूत केंद्र की वकालत की थी। विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफ़ी स्वायत्तता देने की सहमति व्यक्त की थी। इस पर मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने पर भी सहमति हुई थी, लेकिन विभाजन के बाद हम देखेंगे कि ऐसा कोई राजनीतिक दबाव था नहीं, और विभाजन के बाद हम देखेंगे कि केंद्रीकृत शक्ति को बढ़ावा दिया गया, अर्थात केंद्र को राज्य के तुलना में ज़्यादा महत्व दिया गया और ज़्यादा शक्तियाँ दी गई थी। फिर हम देखते हैं राष्ट्र की भाषा के बारे में। संविधान सभा में राष्ट्रभाषा के मुद्दों पर बहुत बहस हुई थी। यह एक बहुत भावनात्मक मुद्दा था और विशेष क्षेत्र की संस्कृति और विरासत से संबंधित था। बहुत इमोशनल, इससे होता ना कि इमोशंस कनेक्ट थे इससे। 1930 के दशक तक कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी को समझना आसान था और ये भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में बोली जाती है। विविध संस्कृति और भाषा के मेल से हिंदी का विकास हुआ। हिंदी भाषा जो है वह मुख्य रूप से हिंदी और उर्दू से बनी थी, लेकिन इसमें दूसरी भाषा के भी कई शब्द थे। लेकिन यह भाषा भी सांप्रदायिक राजनीति से पीड़ित हो गई। धीरे धीरे हिंदी और उर्दू अलग होने लगी। हिंदी ने संस्कृत शब्दों का प्रयोग करना अधिक शुरू कर दिया और उर्दू ज़्यादा ही दृढ़ हो गई। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी जी ने हमेशा अपना हिंदी में विश्वास बनाए रखा। उनका ये मानना था कि हिंदी सभी भारतीयों की एक समग्र भाषा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए किस तरीके की दलीलें दी गई थी, ये हम देखते हैं। तो आर.वी. धुलीकर जो संविधान सभा के एक सदस्य थे, उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक मजबूत दलील दी, जिसमें संविधान द्वारा बनाया जाना चाहिए। लेकिन उनका मानना था कि इसी जैसे संविधान में जैसे नियम कानून लिखे गए हैं ना, उनका मानना था कि यह चीज़ कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, यह भी हमारे संविधान में लिखी जानी चाहिए। लेकिन इस दलील का प्रबल विरोध भी हुआ था। असेंबली की भाषा समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने यह तय करने की कोशिश की कि देवनागरी लिपि में हिंदी एक आधिकारिक भाषा तो होगी, लेकिन हिंदी दुनिया के लिए संक्रमण की एक क्रमिक प्रक्रिया होगी और स्वतंत्रता की शुरुआत के 15 वर्षों तक अंग्रेजी की जो भाषा है उसको भी आधिकारिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रांत के भीतर हम आधिकारिक कार्यों के लिए प्रांतों की एक भाषा चुनने की अनुमति थी। मतलब कि जैसे जो साउथ के थे या जो ऐसे एरिया थे हमारे, जो हिंदी उतना नहीं बोलते थे, उनको अपनी एक प्रांतीय भाषा चुनने की अनुमति थी। उसने हिंदी के लोगों को भाषा के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन भाषा बदलती जा रही थी। उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हटा लिए गए और इस वजह से जो हिंदी की जो एक मूल जो उसका कैरेक्टर था ना, मतलब एक जो उसकी विशेषताएं थी, वह सब बदल गई थी और इस वजह से लोगों के मन में बहुत सारी चिंताएं और भय भी आ गई थी। कई सदस्यों ने यह भी महसूस किया कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के मुद्दे को सावधानी से पेश किया जाना चाहिए, नहीं तो जो इस तरीके की चीज़ें होंगी वह इसका प्रतिक्रिया होगी ना, वह सही नहीं होगी और ये गैर हिंदी भाषाओं के लोगों में भय पैदा करेगा और इस मुद्दे को जटिल करेगा। इसलिए उनका मानना था कि इसको बहुत सावधानी से और बहुत आपसी समझ के साथ इसको पेश करना चाहिए। हिंदी के प्रभुत्व का डर। संविधान सभा के सदस्य S.G. दुर्गाबाई ने कहा कि दक्षिण भारत में हिंदी के खिलाफ तीव्र विद्रोह था और ऐसी स्थिति हमें देखने को भी मिलती है। भाषा के क्षेत्र पर जब हम राज्यों का गठन देखेंगे तो हमें ऐसा दिखता है कि भाषा एक बहुत बड़ा मुद्दे के रूप में उभरा था। ठीक है, भाषा के संबंध में विवाद के रूप में प्रतिद्वंदियों को यह डर था कि हिंदी प्रांतीय भाषा के लिए एक विरोधी भाषा है और अगर प्रांतीय भाषा और इससे जुड़ी हुई जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी जड़ को काटती है। मतलब लोगों को ऐसा लगता था कि अगर हिंदी हमें ओवर पावर करेगी तो हमारे यहाँ की जो रीजनल कल्चर है या जो हमारे यहाँ की जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, जहाँ पे हिंदी मुख्य भाषा नहीं है, उनको लगता था कि इस वजह से उन चीज़ों की जो क्या बोलते हैं जो कीमत है या जिस तरीके से उनकी इम्पोर्टेंस है वह कम हो जाएगी। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा विरोध देखने को मिला है और आज तक हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं आई है, एक आधिकारिक भाषा के रूप में ही भारत के संविधान में अभी तक जुड़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न था कि संविधान के प्रारूप के रूप में कितनी सूचियां बनाई गई। तो इसका उत्तर है 3 सूचियां। कौन कौन सी? केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।